तो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। सो आज की लेक्चर में बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ यू कैन राइट अ रिसर्च पेपर। ठीक है, और किस तरीके से आउटलाइन होती है कॉमन रिसर्च पेपर की। लगभग लगभग सारे रिसर्च पेपर या सारे जर्नल्स में आप देखोगे कि रिसर्च पेपर की आउटलाइन बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा, जो भी आपका डोमेन है। मान लीजिए मेरी जो रिसर्च है ना, सोलर फिजिक्स के अंदर है, या आपकी जो रिसर्च हो सकती है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हो सकती है, या हाई एनर्जी मैटर के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे टॉपिक आएगा। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक्स बनाना है, यानी कि जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। मान लीजिए मैंने एक टॉपिक चूज़ किया। ठीक है, एक प्रॉपर उसके लिए टॉपिक चूज़ करेंगे 2-4 आइडिया लेके, है ना? या जो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने रिसर्च की होगी। सबसे अच्छा, अगर आप न्यू है रिसर्च में, ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो जिससे आपके जस्ट जो सीनियर है ना, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अच्छे रिसर्च जर्नल में पेपर पब्लिश किए हुए हैं, तो क्या करो, उनके रिसर्च पेपर उठाओ, है ना? और उनको पढ़ो। उनको पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए उन्होंने, ठीक है, कहीं पे अपना वर्क जो है छोड़ दिया है, समझ रहे हो? तो आप उस वर्क को क्या कर सकते हैं, वहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो जर्नल है, आपका जो रिसर्च पेपर है, वो भी सेम जर्नल में या उससे अच्छे जर्नल में पब्लिश हो सकता है। मान लीजिए उन्होंने, ठीक है, 2023 के लिए स्टडी की, तो आप 24 के लिए कर सकते हैं स्टडी, 25 के लिए कर सकते हैं, या उससे पहले की स्टडी कर सकते हैं, या इन 4 सालों को मिक्स करके स्टडी कर सकते हैं, है ना? मैं ग्राफिकल स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। तो जो आपकी जस्ट जिस डोमेन में आप रिसर्च कर रहे हैं, उस डोमेन में आपके सीनियर ने जो रिसर्च की है, दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी हेल्पफुल। ठीक है? उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको पेपर का पता चल जाएगा कि मुझे कौन-सा पेपर बनाना है, किस सब्जेक्ट बनाना है। अगर कहीं पे काम छूटा हुआ है, लिंक जो है टूट रहा है, तो मैं उस गैप को फिल कर सकता हूँ, है ना? रिसर्च का मेन आइडिया ये भी होता है कि फिलिंग द गैप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2022 से स्टडी नहीं हुई है आगे, तो आप 23 की स्टडी कर सकते हैं, 24 की स्टडी कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको रेफरेंसेस मिल जाएँगे, आपको सेम तरीके का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से सबसे पहले उसमें लिखा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या किया जाता है, देखो रिसर्च पेपर में जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो दिस इज़ वे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये एक समरी है रिसर्च की, जो आपने आपने किया। तो मैंने इस पेपर में जो स्टडी की है, तो एब्स्ट्रैक्ट बहुत धीरे-धीरे लिखिए, टाइम दीजिए इसको, है ना? हर एक लाइन लिखने में आप टाइम ले सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और कॉपी पेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? प्लेगियरिज़्म का इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना? आपके पेपर पब्लिश नहीं हो पाएगा। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो आपको केवल प्रीवियस पेपर जो हुआ है, उससे आइडिया लेना है, उसको अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है? इसीलिए आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप उसको अपने वर्ड में लिख सकें, तो आपका जो पेपर होगा वो प्लेगियरिज़्म फ्री हो जाएगा, उसमें कोई प्लेगियरिज़्म नहीं आएगा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आएगा, तो मगर अगर आप उसको अपने वर्ड में लिख रहे हैं, थोड़ा-सा लैंग्वेज चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है? सिनोनिम्स का यूज़ कर रहे हैं, तो 90% 99% नहीं आएगा प्लेगियरिज़्म, आप आराम से, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर आपके कीवर्ड आता है, कीवर्ड के बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट। बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ नहीं होता है, जिस चीज़ के बारे में आप अ, पब्लिश कर रहे हैं पेपर, ठीक है? तो उसके बारे में आपको लिखना होता है। जैसे मैं कॉस्मिक रे के बारे में कर रहा हूँ, तो कॉस्मिक रे क्या होती है? मेरे से पहले के रिसर्चर ने क्या किया है कॉस्मिक रे के बारे में? इनको रेफरेंसेस कहते हैं। देखो, आप रेफरेंसेस को थोड़ा-सा मोल्ड करके लिखेंगे और उनके पीछे उनका रेफरेंस लिख देंगे। एज़ इट इज़ नहीं लिखेंगे, जैसे पुराने पेपर में किसी ने यूज़ किया रेफरेंस, तो वही नहीं, आपको उसको अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा, थोड़ा-सा उसको आगे-पीछे लिख के सिनोनिम से ना पैराफ्रेज़ करना पड़ेगा बेसिकली। फिर आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद आपके क्या आएगा, जो भी आपने रिज़ल्ट निकाला है, तो रिज़ल्ट एंड डिस्कशन वाला पार्ट आएगा, जहाँ पे आपने जो किया उससे आपको क्या रिज़ल्ट मिला, है ना? वो सब कुछ लिखेंगे आप इसमें रिज़ल्ट एंड डिस्कशन पार्ट में। और इससे जस्ट पहले एक और पार्ट आएगा, डेटा एनालिसिस मेथड, यानी कि आप कौन-सी मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? तो पहला एब्स्ट्रैक्ट आएगा, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, कीवर्ड आएँगे, ओके? फिर डेटा एनालिसिस मेथड्स आएँगे, रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन में जो भी आपका आउटपुट निकला वो आएगा, एंड देन फाइनली इसके बाद आपको क्या करना है, कंक्लूजन्स आएँगे आपके, ये सब इसी का पार्ट होगा। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ योर कंक्लूजन, कि आपने जो रिसर्च किया उसमें कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स आपके पास क्या निकल के आए, क्या कंक्लूजन निकल के आया, देन फाइनली द रेफरेंसेस। तो अगर आप ऐसे बनाएँगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट है, अगर आपको कहीं से ग्रांट मिल रहा है तो आप एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके? तो क्या ज़रूरी है सबसे पहले रिसर्च के लिए, रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपको रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक पे करना है। जो बच्चे सोलर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स से रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा आइडिया बता रहा हूँ आपको, है ना? किसी भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 साइट है, एक तो रिसर्च गेट पे आप जाइए। आप टॉपिक सर्च कीजिए, जैसे आपको मान लीजिए
ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना? एंड सोसाइटी पे रिसर्च करनी है, तो आपने ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोसाइटी करके इस रिसर्च गेट के अंडर लाना, तो अब तक जो-जो पेपर वहाँ पे अवेलेबल है, वो आपके सामने आ जाएँगे। दूसरा, गूगल स्कॉलर पे आप जा सकते हैं, है ना? गूगल स्कॉलर पे जाएँगे, वहाँ पे भी आप बाय नेम या बाय जो भी आपका टॉपिक है, रिसर्च पेपर सर्च कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे रिसर्च पेपर का आइडिया मिल जाएगा, उस रिसर्च पेपर के टॉपिक को जैसे मान लीजिए आपको, है ना? एक टॉपिक पे रिसर्च करनी है कि कॉस्मिक रे इंटेंसिटी एंड इट्स वेरिएशन विद, ठीक है? मान लीजिए सोलर वेरिएशन विद सोलर विंड। तो आपने ये टॉपिक किया, तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, इसको रिसर्च गेट में भी डालना है, तो वहाँ पे आपको पता चल गया 3-4 पेपरों में इन पे काम हुआ है, तो वो आपने डाउनलोड कर लिए, ठीक है? उनको आप कॉपी करके गूगल पे आप डालेंगे, उनका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है? ज़्यादातर रिसर्च गेट पे मिल जाता है और फिर गूगल स्कॉलर पे आप जाएँगे, तो वहाँ पे भी यही सेम अगर आप सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको उन पेपर मिल जाएँगे। मान लीजिए आपने 5 टू 10 पेपर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मिल गए। अब आपको उन पेपर को स्टडी करना है, ठीक है? और देखना है कि इनमें क्या स्टडी हुई है या क्या यहाँ पे लूप होल मिला, ठीक है? इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ या इन पाँचों 10 पेपर को मिला के मैं क्या नया लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने 2022 और 23 के लिए स्टडी की है सोलर, है ना? सोलर साइकिल के लिए, तो आप क्या करिए, आप 21, 22, 23, 24 4 साल के लिए कर लीजिए, इनको कंपेयर कीजिए, तो आपको कुछ नया डिफरेंट रिजल्ट मिलने को मिलेगा, है ना? ऑब्वियसली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर्स है, वही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं रिसर्च में। स्टार्टिंग बेसिक आइडिया आपको यहीं से मिलता है। उसके बाद जब आप एक बार समझने लगे, आपके पेपर 1-2 जो मतलब रिक्वायर क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया, तो अब आप आराम से फ्री हैंड है। अब आप अपना टॉपिक सर्च कीजिए, नया टॉपिक पे रिसर्च कीजिए, जैसे केमिस्ट्री में आप कर रहे हैं, नैनो साइंस पे कर रहे हैं, तो आप नए-नए टॉपिक ढूँढिए। पहले जो क्राइटेरिया है, यानी कि 2 पेपर आपको पब्लिश करने हैं, तो उनके लिए मैं सबसे बेसिक जो चीज़ें बता रहा हूँ, वो ऐसे पब्लिश कर सकते हैं अच्छे जर्नल में, ठीक है? गॉड ब्लेस यू एवरीवन। कोई भी क्वेश्चन हो रिसर्च से रिलेटेड, आप एआई की हेल्प भी ले सकते हैं, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत ढेर सारे टूल हैं जिन पे आप जाके अपने पेपर सर्च कर सकते हैं, ठीक है? और अपनी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।